चलिए मित्रों, अब समय आ चुका है कि हम करंट अफेयर्स फिफ्थ पार्ट को कंप्लीट करें। आपके 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 25 क्वेश्चंस और करेंगे, जो कि आप आज रात को सोने से पहले जरूर करेंगे, है ना। करंट अफेयर्स की भाई जो शीट्स हैं वो आपको मंथली वाली शीट्स जनवरी 2023 तक की शीट्स आपको मिल चुकी है। सितंबर से लेके जनवरी तक की शीट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दी गई है। उन्हीं के बेसिस पे भाई कुछ करंट अफेयर्स हैं आपके, जो यूपीएससी आपसे पूछती हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विथ रेफरेंस टू द रेजिग्नेशन ऑफ एन आईएएस ऑफिसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन ऑफिसर सर्विंग इन अ स्टेट कैडर मस्ट सबमिट हिज हर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो भाई कोई भी ऑफिसर अगर वो स्टेट कैडर में सर्व कर रहा है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन देंगे चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी को जो रेजिग्नेशन है वो दिया जाता है, ठीक है। गवर्नर को नहीं दिया जाता। दूसरा स्टेटमेंट आता है, रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट्स वीआरएस, जिसको हम वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम कहते हैं। तो भाई देखो, रेजिग्नेशन एक फॉर्मल इंटिमिडेशन होता है कि भाई आपने क्या किया है, आपने सर्विस को या आईएएस वगैरह को लीव करने का अपना इंटेंशन बना लिया। चाहे आप इमीडिएटली उसको छोड़ रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफाइड डेट को है आप उसको लीव कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि भाई जो रिजिग्नेशन होता है वो क्लियर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। उसमें ऐसे कोई कंडीशंस वगैरह नहीं होती। रिजिग्नेशन दे रहे हैं तो मतलब आप दे रहे हैं। ऐसी गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल उन्होंने भाई आईएएस के लिए बना रखी है। दूसरी चीज, वीआरएस क्या होता है? तो भाई जो वीआरएस होते हैं उनको पेंशन मिलती है। वीआरएस वालों को पेंशन दी जाती है, सारे बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं। और जो भाई आपका रिजाइन कर रहा है उसको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो स्टेटमेंट टू आपका करेक्ट है। और थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो भाई ये भी काफी ज्यादा सही है, ठीक है। आपका डीएसआरबी के जो रूल्स होते हैं वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है किसी ऑफिसर को कि भाई आप पब्लिक इंटरेस्ट में अपना जो रेजिग्नेशन है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें आ जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यानी कि आईसीसी। तो भाई सबसे पहला आता है, इट वाज क्रिएटेड अंडर द रोम स्टैट। तो भाई बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको द रोम स्टैट कहा जाता है, उसके थ्रू गवर्न किया जाता है। ये वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो स्टेटमेंट पहला आपका सही है। दूसरा, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट हेग। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका हेडक्वार्टर हेग यानी कि नीदरलैंड में लाई करता है, ठीक है। अब भाई क्या था आपका रिजीव, किस वजह से करंट अफेयर आया? जर्मनी, फ्रांस और कुछ बाकी कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने एक्यूज किया रशिया को कि भाई उन्होंने इंटरनेशनल, सॉरी वो यूक्रेन की कैपिटल कीव से बाहर एक टाउन है बुश नाम से, वहां पर वॉर क्राइम्स कमिट की है, ठीक है। तो भाई रशिया क्या मेंबर है आईसीसी का? तो भाई आईसीसी आपकी सबसे पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको यूनाइटेड नेशन से कॉपरेशन पूरा मिलता है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है रोम स्टैट को, और ना ही उसको रेटिफिकेशन दिया है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं आपकी, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स आ जाती है, रशिया आ जाती है, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी कंट्रीज आ जाती है। तो भाई रशिया उसका मेंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, मिशन वात्सल्य हैज बीन लॉन्च फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपने नाम सुना होगा। मिशन वात्सल्य की बात की जा रही है, किस रीजन की वजह से मिशन वात्सल्य आपका लॉन्च किया गया है? मिशन वात्सल्य में आपको ये समझना होगा कि नहीं, एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंडर में आपकी तीन स्कीम्स आती हैं। पहली आती है आपकी मिशन वात्सल्य, दूसरी आती है आपकी मिशन शक्ति, और उससे पहले वाली आती है मिशन पोषण, ठीक है। तो भाई ये तीनों की तीनों भाई आपकी कैबिनेट ने इनको लॉन्च किया है। और ये बेसिकली इसका मेजर एम है टू सिक्योर अ हैप्पी एंड हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। नाम से ही पता चल रहा है ना। पोषण की बात कर रहे हैं तो भाई न्यूट्रिशन होगा। अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो वो वुमेन से रिलेटेड होगा। एंड अगर हम वात्सल्य की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो चिल्ड्रन से रिलेटेड पक्का होगा। तो नाम से ही हमें जनरली स्कीम्स का इंटेंशन पता लग जाता है, ठीक है।
Now, question number four, with reference to the self-amplifying mRNA vaccines, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है भाई आपका कि these vaccines promise the flexibility of plasmid DNA vaccines with enhanced immunogenicity and safety. तो भाई सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन जो है जो क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर आपके आरएनए मल्टीप्लाइड्स जो होते हैं डिलीवर करती है, ठीक है। इसने कोविड 19 के अगेंस्ट में ट्रायल्स जो हो रहे थे उसमें काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हैं प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन्स की, ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है वो बढ़ाती हैं, सेफ्टी बढ़ाती हैं, तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। और सेकंड, द बेसिक एडवांटेज इज दैट इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर डोज देन ट्रेडिशनल आरएनए वैक्सीन। तो भाई एक सेल्फ एम्पलीट्यूड एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन जो होती है वो इम्प्रूव्ड वर्जन होती है ट्रेडिशनल आरएनए वैक्सीन्स का, ठीक है। 4 एक्स्ट्रा जो प्रोटीन्स की कोडिंग होती है वो उसके अंदर में होती है, ठीक है, वैक्सीन एंटीजन के साथ साथ। तो ये एम्पलीफाई करते हैं ओरिजिनल जो स्ट्रैंड होता है भाई आपका आरएनए का, उसको इम्प्रूव करती हैं, उसको एम्पलीफाई करती हैं जैसे ही वो सेल के अंदर पहुंचता है। तो भाई ये भाई ज्यादा मतलब ये सही है क्योंकि छोटा सा डोज फिर उसमें लगे। तो भाई बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द डांसेस ऑफ इंडिया एंड देयर रीजन। तो भाई फोक डांसेस एंड द स्टेट। तो भाई लावनी, लावनी आपका वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है, तो भाई हम सबको पता है कि लावनी वेस्ट बंगाल को बिलोंग नहीं करता है। लावनी आपका क्या बोलते हैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता है ना, तो ये गलत है। महाराष्ट्र की जो फिशिंग कम्युनिटीज है उनका डांस है लावनी। सेकंड इज गिद्दा ऑफ पंजाब। तो भाई गिद्दा पंजाब की वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इट इज करेक्ट। एंड भवई ऑफ गुजरात। तो भाई देखो भवई क्या बोलते हैं, बहुत सारे डांस और ड्रामा के जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग जगह प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। लाइक राजस्थान की अगर हम बात करते तो यहाँ नौटंकी चलती है, ठीक है। यूपी में बिहार में यूपी और बिहार में भी नौटंकी चलती है। और भवई जो है वो आपका गुजरात में चलता है, ठीक है। तमाशा, तमाशा आपका महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है। बंगाली जत्र होता है और यक्षगन कर्नाटक में चलते हैं। थेयम है आपका, वो आपका केरला में चलता है। यह सब आपके अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे लोकल हीरोज, राजा देवता वगैरह इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन काफी हद तक मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, recently seen in the news, Senna spectacles can be best described as a or an। Senna spectacles बेसिकली है क्या? तो भाई रिसेंटली क्या हुआ कि केरला की जो वाइल्ड लाइफ है, केरला की जो फॉरेस्ट है, वहां पर आपके सेना स्पेक्टिवाइलस जो हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेंशन दिखाया गया। इन्वेंशन मतलब कि जो पूरे एरिया को कवर कर ले, ठीक है। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? ये आपकी फेबेसियाई फैमिली को बिलोंग करती है। ऑर्नामेंटल प्लांट होता है ये, सजावटी, ठीक है। ट्रॉपिकल अमेरिका में जनरली आपको मिलता है। इसकी हाइट 7 टू लेके 18 मीटर तक जाती है। एवरग्रीन क्लाइमेट्स में जनरली पाया जाता है थ्रू आउट द ईयर। और डेसिडियस भी कई कई रीजन्स में पाया जाता है। इसमें येलो टाइप के फ्लावर्स वगैरह होते हैं। और ये जो स्पीसीज होती है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे कई जगह यूज की जाती है। तो ये आपकी एक इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है जो भाई नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि एनबीआर वहां पाई जाती है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां इसको देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स थिएटर फॉर्म्स एंड द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जिसको वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका भाट भांड पाथेर, जम्मू कश्मीर। तो भाई ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कश्मीर का। इसमें डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, सटायर वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो भाई दिस इज ट्रू। सेकंड आता है आपका मार्च ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मार्च जो है भाई आपका ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है एमपी का, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड आता है भवना ऑफ गुजरात। तो भाई भवना जो है भाई वो असम को बिलोंग करता है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ऐसे कुछ सर्वेस आपके होते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं इनसे रिलेटेड। इट इज कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया। तो भाई ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है आपका, ये जनरली करवाया जाता है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हर 5 साल में किया जाता है, ठीक है। 2022 में हुआ, काफी लंबे टाइम के बाद में। तो एनएसए जो है ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, ठीक है।
उन्हीं के अंडर में आती है। और इन्होंने ऑल इंडिया सर्वे किया है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड ऑफ नॉन फूड आइटम्स ओनली। तो भाई, ये जो आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है, सीईएस हुआ है, ये हर 5 साल का होता है। ये मैंने आपको बताया। और ये, इसमें ना आपकी जो एक्सपेंडिचर होता है, ये आपकी गुड्स प्लस सर्विसेज, फूड और नॉन फूड दोनों कैटेगरी को काउंट किया जाता है ना। तो भाई ये भी आपका गलत हुआ, तो मतलब नीदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, रिसेंटली बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव सरफेस्ड। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ था, काफी लड़ाई दंगा भी हुआ था। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद असम ओनली। तो देखो, ये जो बेसिक आंसर है, इसका इसका आंसर, स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? अरुणाचल प्रदेश अपना जो बॉर्डर है वो असम के साथ साथ नागालैंड के साथ भी शेयर करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे मेघालय की। मेघालय शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बोथ असम एंड त्रिपुरा। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। मेघालय जो है वो आपका, क्या बोलते हैं, असम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो भाई ये गलत। उसके बाद सिक्किम शेयर्स इस बॉर्डर विद असम एंड वेस्ट बंगाल। तो भाई आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। सिक्किम पहले आपका चौगियाल डायनेस्टी के अंडर में हुआ करता था, ऑटोनोमस रीजन क्या बोलते हैं, हुआ करता था। बाद में इंडिया के साथ में मिल गया। तो भाई सिक्किम जो है वो आपका सिर्फ आता है वेस्ट बंगाल के साथ में, तो ये भी गलत। रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई मेघालय के प्लस असम के, अरुणाचल प्रदेश के आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। तो उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अभी फिलहाल क्या चल रहा है? अभी फिलहाल भाई आपका मणिपुर के अंडर में इतने सारे क्लैशेस चल रहे हैं। आपकी कुकी और जो मैतेई कम्युनिटीज हैं, ठीक है, मैतेई को खासकर जो है परेशान किया जा रहा है, जैसा जहां तक मुझे न्यूज वगैरह मिल रही है। तो कुकी और मैतेई के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, काफी ज्यादा वायलेंट क्लैशेस आ रहे हैं। तो भाई बी श्योर कि भाई इसमें से एसएसबी में प्लस सीडीएस में और एनडीए में आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इस एरिया की इंफॉर्मेशन अच्छे से रख। Question number 10, with reference to the 2+2 dialogue, consider the following statements. It is a format of the meeting of the foreign and defense ministers of India and its allies on strategic and security issues. तो भाई ये बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इंडिया और खासकर जो इंडिया के एलाइज है, लाइक इंडिया और यूएसए का रिसेंटली होल्ड किया गया था। ठीक है, ये फॉर्मेट है ऐसी मीटिंग है जिसमें फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं इंडिया के और उनके एलाइज के, वो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज पर चर्चाएं करते हैं आमने सामने बैठ के। ठीक है, तो भाई तुरंत बात होती है। दूसरा, एट प्रेजेंट इंडिया हैज 2+2 डायलॉग्स विद रशिया एंड यूएसए ओनली। तो भाई बिल्कुल गलत। 4 की पार्टनर्स है इंडिया के, रशिया और यूएसए के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान। ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट वन। Now coming to question number 11, consider the following statement. सबसे पहला, the subject of education is listed in the state list of the 7th schedule of the Indian Constitution। मतलब एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। तो भाई हमें पहली एक चीज समझनी पड़ेगी। तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया, 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए। और उन बिल्स में ये चीज मेंशन्ड है कि भाई गवर्नर को ये पावर दी जानी चाहिए कि जो 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो पावर है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, वो गवर्नर को दिया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। लेकिन एजुकेशन आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। और भाई इसके अंडर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सेंटर के पास सब्सटेंशियल अथॉरिटी है हायर एजुकेशन के केसेस में। तो भाई पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिशियो विजिटर इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट आपका 2009 का जो है वो ये कहता है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो विजिटर बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी के ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। चांसलर्स जो होते हैं वो नॉमिनल हेड्स होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा विजिटर्स के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और क्या बोलते हैं, उनका जो काम रहता है वो कन्वोकेशंस वगैरह ऐसे फंक्शंस में प्रिसाइड करने का होता है। तो ये ऑप्शन 2 आपका सही है। ऑप्शन 3, द चांसलर ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स द वाइस चांसलर आउट ऑफ द पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज।
तो भाई यूजीसी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजीसी क्या करता है भाई आपका? यूजीसी आपका एक स्टैंडर्ड सेटअप करता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो यूजीसी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, बाकी एकेडमिक स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस वगैरह में उनके मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीजों में जो विजिटर है, जो चांसलर है, खासकर मोस्टली केसेस में जो गवर्नर रहते हैं स्टेट्स के, वही अपॉइंट करेंगे वीसी। ठीक है, वो अपॉइंट करेंगे वीसी को बाय द नेम्स रिकमेंडेड बाय द सर्च एंड कम सिलेक्शन कमिटीज। तो भाई ये आपका सही है। तो भाई ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Recently, virtual private networks (VPN) आपने काफी नाम सुना होगा इनका, CS वाले बंदों ने, was in the news. In this regard, consider the following statements. VPN is an encryption tool to protect the user's identity over the internet. तो बिल्कुल सही। रिसेंटली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसका नाम है सर्ट इन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY के अंडर में, METI जिसे कहा जाता है, उन्होंने नए डायरेक्टिव इश्यू किए थे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के रिगार्डिंग, जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे। ठीक है, कि भाई आपको यूजर्स का जो डेटा है ना वो 5 साल तक स्टोर करना है। तो भाई वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टोर यूजर डेटा फॉर मोर देन 6 मंथ, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में पहला जो मैंने आपको बताया था कि भाई वीपीएन इज एन इंस्क्रिप्शन टूल टू प्रोटेक्ट द यूजर्स आइडेंटिटी ओवर द इंटरनेट। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वीपीएन इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, जिसमें किसी भी नेटवर्क के थ्रू आपको एक अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, अलग लोकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, आपका आईपी एड्रेस, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वेब एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका ये सही है। Third, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-IN) is the nodal agency for cyber security directives of VPN services in India. तो ये ऐसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सही है ना? तो भाई आपका फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट एमपी लेट्स की माहिती भाई आपकी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आता है, अंडर द एमपी लेट्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोक सभा एंड राज्यसभा कैन रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क्स एनीवेयर इन द कंट्री। तो इसका क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। रिसेंटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को रिवाइज किया, रूल्स को रिवाइज किया, और कहा कि भाई फंड जो आपके इकट्ठे होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा लिया जाता है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो एमपी लेड स्कीम में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो भाई स्टेटमेंट 2 जो है आपका, वो भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट जो आपको बताया था कि भाई हर साल जो आपके एमपीज होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो फंड आपके एमपी लेड स्कीम के आते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, वो आपके लैप्स नहीं करते हैं। तो लोकसभा एमपीज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिकमेंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी कहीं भी इंडिया में, भाई आप एमपी कहीं के भी हो और आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है कि भाई यहाँ काम की जरूरत है, तो वो जो पैसा है आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिडायरेक्ट कर सकते हो। नॉमिनेटेड मेंबर्स है राज्यसभा के, लोकसभा के, वो भी ये चीजें कर सकते हैं। तो भाई पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो भाई ये आपका गलत है, क्योंकि इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? इसके लिए आपकी मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो भाई यहां पर हो गया आपका 1 and 2 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू HS-200 रॉकेट बूस्टर रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ठीक है, पहला, इट इज अ 200 मीटर लॉन्ग ऑपरेशनल बूस्टर यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 20 मीटर लॉन्ग ऑपरेशनल बूस्टर, ठीक है, ये इसरो के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था इसको गगनयान मिशन में। और दूसरा, द बूस्टर विल हेल्प पावर इंडिया गगनयान मिशन। तो भाई हाँ, बिल्कुल सही। ये ये जो बूस्टर है ये इंडिया के गगनयान मिशन में हेल्प करेगा। तो भाई इसका हो गया आपका फर्स्ट ओनली। नहीं, इस करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो 2 ओनली, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी। इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन था 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सीओपी 15 ऑफ यूएनसीसीडी हैज हेल्ड इन एबिडजान। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई 15th जो सेशन था आपका सीओपी का, जिसको सीओसी 15 कहा गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको एबिडिजान में स्टार्ट किया गया था, जो आपका कोइट अफजाइर में मतलब लोकेटेड है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई आपका पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड आता है भाई आपका, द थीम ऑफ द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज वाज लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो भाई ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और थर्ड आता है, इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन। तो भाई ये भी आपका सही आता है। ठीक है, तो भाई हुआ आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़ेंगे, 16th क्वेश्चन, थाप फोक डांस ऑफन सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जिसे कहा जाता है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1927 विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बॉम्बे रीजन ओनली। तो भाई अर्ली 1920 से आपके एफर्ट स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे कैपिटलिस्ट थे इंडिया के, जेडी बिरला हुए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वगैरह हुए। उन्होंने नेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियन कॉमर्स से रिलेटेड, उनको खड़ा करने का सोचा। ठीक है, तो इसके इफर्ट में भाई आपकी 1927 में फिक्की को खड़ा किया गया, और इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ बॉम्बे रीजन से नहीं था, ऑल ओवर इंडिया से था। इसलिए गलत है ये। और जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली साइंड इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भाई इट इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट दैट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बिल्कुल सही, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड। सेकंड, इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट देन है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो देखो बहुत तरह के आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। एफटीए होता है, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, पीटीए होता है, जिसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। आपका सीईसीए भी होता है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। पीटीए जो होता है भाई आपका, ये यूनिलैटरल ट्रेड प्रेफरेंसेस होता है, जिसमें जनरलाइज सिस्टम रहता है प्रेफरेंसेस का, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, प्रेफरेंशियल टैरिफ्स देती हैं जब वो डेवलपिंग कंट्री से चीजों को मंगाती हैं। ठीक है, और एफटीए क्या होता है, एफटीए आपका जनरली दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, जिसमें वो बैरियर्स मतलब कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके बीच में जो बैरियर्स है उनको घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके प्रेफरेंशियल टर्म्स जो होते हैं, ट्रेड टर्म्स होते हैं, टैरिफ कंसेशन वगैरह हैं, वो सब मिलते हैं। और अगर हम सी ई सीपीए की बात करते हैं, सॉरी सी ईपीए की बात अगर हम करते हैं, ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इसके अंडर में क्या होता है, इसके अंडर में क्या बोलते हैं, ये जनरली निगोशिएशंस को कवर करता है, जो आपके ट्रेड टैरिफ से रिलेटेड रहते हैं, टैरिफ रेट कोटा से रिलेटेड रहते हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू जो आपका है वो आपका सही है। तो भाई दोनों की दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस रिपोर्ट। पहला, अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज लद्दाख रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टैक्स रेशियो एट बर्थ अक्रॉस इंडिया। तो भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया था 2020 में, इसको रिलीज किया गया था, बहुत सारी चीजें जो है उससे डिराइव की गई। तो सो द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही आता है। अब इसके बाद में इसमें और चीजें भी आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इसमें कवर किए गए थे। ठीक है, तो भाई इस फैक्ट में जो लद्दाख है, हाईएस्ट टैक्स रेशियो बर्थ जो है अक्रॉस इंडिया पाया गया है, बिल्कुल सही। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आता है, नन ऑफ द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव रिकॉर्डेड अ टैक्स रेशियो एट बर्थ बिलो 880। तो भाई इसके बारे में हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो सेक्स रेशियो है बर्थ पे, वो बिलो 880 नहीं गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
Next, consider the following statement regarding the recently released breed-wise report of livestock based on the 20th livestock census. 20वां लाइवस्टॉक सेंसस आपका जो है कंडक्ट किया गया था, ब्रीड के हिसाब से कंडक्ट किया गया था, पूरी लाइवस्टॉक का, पोल्ट्री का। और ये 20th लाइफ सेंसस किसने कंडक्ट किया था? ये कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज एंड क्या कहा जाता है उसे, डेयरिंग। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने लॉन्च किया था इसको। तो भाई द टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनियस कैटल हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट 7 ईयर। पहला स्टेटमेंट सही है, गलत है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें डिक्लिनेशन आया है 6% का। ठीक है, कब से लेके कब तक? 2019 से लेके, सॉरी, 2012 से लेके 2019 तक। तो भाई ये आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट आता है क्रॉसब्रीड जर्सी काउ हैज द हाईएस्ट शेयर इन टोटल एक्सोटिक क्रॉसब्रेड कैटल। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपकी क्रॉसब्रीड जर्सी काऊ होती हैं भाई, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर है। अभी कह रहे हैं कि हमारे देश की बहुत सारी नस्लें होती हैं, गिर होती है और भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। ये सब चीजें मुझे तब पता चली जब मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए नोएडा में इधर उधर घूमा। तब मुझे पता चला कि भाई जर्सी जो गाय होती है उसका दूध अलग रहता है, जो हमारी खुद की अलग अलग मारवाड़ी ब्रीड की हो गई, गिर की हो गई, इनका जो गाय होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो भाई ये ऑप्शन भी आपका सही है, मतलब दोनों ही सही है। 21st क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी क्या है? ठीक है, नाम से पता लगेगा कि भाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या इन सबसे रिलेटेड है। इट इज बेसिकली अ काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द असम राइफल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बेसिकली कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1991 में। ठीक। एंकर इन्वेस्टर्स ऑफन सीन इन द न्यूज आर, एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या होता है? इसको कई बार न्यूज में इसको मेंशन किया गया है। तो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर who invest in shares before it is made available to the public। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नए नॉर्म्स निकाले हैं एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई 30 डेज का लॉक इन पीरियड उनको दिया जाएगा। क्या बोलते हैं, हाँ, दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग में। एलआईसी ने क्या किया रिसेंटली? एलआईसी ने जो अपनी लिमिट है, ठीक है, उन्होंने वो रेस कर दी थी 5,600 करोड़ से ऊपर शायद। हाँ, 5,600 करोड़ से ऊपर कर दी गई थी। 123 एंकर्स ने पार्टिसिपेट किया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि आईपीओ। ठीक है, तो इनको कॉर्नर स्टोर इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कहा जाता है, जो शेयर्स को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं। जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ये सब चीजें, ये पब्लिक को अवेलेबल किया जाता है आईपीओ उससे पहले ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि पब्लिक के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना अट्रैक्टिव हो जाए। फिर आता है नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड प्रोटोकॉल, रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। ये किस चीज को रेफर करता है? तो भाई इट इज अ क्लॉज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स ब्रेक्सिट एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन रिलेटेड टू द पेपर वर्क्स ऑन बॉर्डर्स। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था कि भाई हम जो है वो हटना चाहते हैं, ब्रेक्सिट वाला सिस्टम हुआ था, आप सबको पता होगा। यूके और यूए ने साइन किया था, तो भाई ये उसी के अंडर में आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पर्श इनिशिएटिव्स। आपकी नेशनल के हेड में बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, उन सबको पढ़ना है। पीएम दक्ष योजना मैंने आपको पिछली बार शायद कवर करवाया था, वात्सल्य योजना आज हमने कवर किया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो आती जाती रहती हैं। इन सब का जो आपके मोटिव्स होते हैं, इनके लिए कौन एलिजिबल होता है, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल होता है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ये सब चीजें इनके अंदर में इंक्लूड की जानी चाहिए। तो स्पर्श बेसिकली क्या है? स्पर्श है क्या? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आता है आपका स्पर्श। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था, ताकि पेंशन की जो सैंक्शंस हैं, डिसबर्समेंट हैं, ये आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियंस हैं, उनको दिया जा सके। तो भाई इसका ऑप्शन होगा बी। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका दिन का, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली हेल्ड सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द ओनली नेशन विथ विच द नॉर्डिक कंट्रीज हैव अ समिट लेवल एंगेजमेंट। तो भाई बिल्कुल गलत। जो पहली इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 2018।
ठीक है। सेकंड समिट 2021 में होनी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई। तो सिग्निफिकेंस उसका इस चीज से है कि भाई यूनाइटेड नेशंस भी ऐसी एकमात्र कंट्री है जिसके साथ में नॉर्डिक कंट्रीज ने समिट लेवल के एंगेजमेंट कर रखा है। तो इंडिया ओनली नेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। सेकंड स्टेटमेंट आता था, समिट विटनेस द लॉन्च ऑफ द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। तो भाई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लॉन्च नहीं किया गया था, वो पहले से ही फोकस में थी। ठीक है। उसके साथ साथ आपका ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये सब था। तो भाई ऑप्शन सेकंड भी गलत होगा आपका। और थर्ड में आइलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, सॉरी, आइसलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आइलैंड फॉर्म द पार्ट ऑफ द नॉर्डिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फेराओ आइलैंड्स आते हैं, आर्किपेलागो है आइलैंड्स का। ये सब आपके डेनमार्क के ये आइलैंड्स जो आते हैं आपके डेनमार्क के अंडर में आते हैं। तो भाई आइलैंड और रिपब्लिक जो है ये भाई आपका रिपब्लिक ऑफ आइलैंड आपका नॉर्डिक कंट्रीज में नहीं है। तो ये भी गलत है। ठीक है। तो वन टू थ्री, कई सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में रहती है, फिर कई सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से गायब हो जाती है, फिर मैं जब क्वेश्चंस करवाता हूँ तो उसको रिकलेक्ट करता हूँ, तो मुझे कई बार डाउट हो जाता है खुद पे। ठीक है। तो इट इज यूजुअल, ये होता है, आप चीजें याद करते हैं, आप पढ़ते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, और कई बार आप गलत भी कर देते हैं, कई बार डाउट्स भी होते हैं। तो भाई इट्स ओके, जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये सब चीजें हमारे साथ में होती है। लेकिन मैक्सिमम जो फोकस हमारा पुट होना चाहिए वो होना चाहिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हमें दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े, और एकदम से भाई हमारे दिमाग के कोने में जो इन्फॉर्मेशन बैठी है वो सामने से निकल के आ जाए। हमें ये सारा याद नहीं करना, हमें ये सब कुछ याद नहीं करना होता। तीन चार बार इनका रिवीजन कर लो, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। और फिर जब ये इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो होगा वही कि भाई ये इन्फॉर्मेशन एकदम से आपके दिमाग में अच्छे से सामने आ जाएगी, और फिर 90% चांसेस रहेंगे कि आप उसको करेक्टली लॉन्च कर सकते हो। तो भाई इस करेक्ट में भाई इसका नन आएगा, सॉरी। ठीक है। तो भाई हम लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चन कर रखे हैं? हमारे 500 क्वेश्चंस हो चुके हैं, करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। अब जल्दी हम साइंस के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। आंसर की गिवन है, पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी गई है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहां से देख सकते हो। फर्दर प्रैक्टिस के लिए उनको सेव कर लीजिए। चलिए मित्र, जय हिंद।